हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 48 वर्षों के पेपर जो है आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं 1979 से। ठीक है, तो इस चीज़ का पहले ही एक इंट्रो वीडियो जो है आपको उपलब्ध करा दिया गया था। तो मैं चाहता हूं कि इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से दोस्तों तैयार करिए और ये आपको फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी कीमत मत समझना। इसका मतलब ये है कि इतनी मेहनत करी जा रही है तो दोस्तों इसकी वैल्यू समझिए। ठीक है, ये हिंदी माध्यम में आपको कहीं उपलब्ध करा मतलब ऐसी सीरीज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई गई है। तो इसको थोड़ा सा जो है आप लोग समय दीजिए और बताइए हमें कि ये किस तरह की है, क्या है, और इसमें कोई भी कमियां हो तो आप हमें बताइए, क्योंकि आज ये पहली वीडियो है और बाकी इंट्रो वीडियो तो हमने डाल ही दिया था। बस ये है कि वो समय आ चुका है, अब आपको अच्छे से इसको जो है देखना है। तो हम चलते हैं आगे। तो हमारी कौन कौन सी सीरीज चल रही है तो आपको बता ही दिया है, बार बार बताने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। तो हिंदी जो है आपको एक आध दिन में हम उपलब्ध करा देंगे, बाकी डेली टारगेट आपको मिल ही रहा है। और प्रीलिम्स PYQ ये आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये अभी। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, बहुत सरल सरल प्रश्न उस समय आते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों सरल प्रश्न आते थे तो हम इसको करें ही ना। ठीक है, हमको करना पड़ेगा। बस ये है कि जैसे यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिया है तो सूर्य ग्रहण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। ठीक है, हमको यहाँ से सीखना क्या है, सीखना है, ना कि हल करके प्रश्न को निकल जाना है। हल करके प्रश्न निकल जाओगे तो कोई फिर आपको मतलब यहाँ से आप कुछ मिल नहीं पाएगा, आपको गेन नहीं कर पाओगे, कुछ भी नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। नॉलेज का मतलब ये है कि आप यहाँ से सूर्य ग्रहण के बारे में आपको यहीं से रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना है। दोबारा यूपीएससी सेम टू सेम प्रश्न नहीं बनाएगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के बारे में प्रश्न बना के पूछ सकता है घुमा करके। ठीक है, उसके कथन कारण अलग हो जाएंगे। अब जैसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया 1979 में, अब क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, अब सूर्य ग्रहण के बारे में बताइए, लिख करके नीचे कथन दे देगा और यहीं पर ये कथन जैसे चारों दिया फिर इसमें बोल देगा 1 2 सही है, 2 3 सही है, इस तरह से पूछ लेता है। ठीक है, 2026 का पेपर तो कुछ अलग ही था। ठीक है, ट्रेंड थोड़ा सा अलग था, तो हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस मेहनत करते जाना है और इन्हीं में से कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे जिसको हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़िए, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इसके बारे में आप पृथ्वी, पहला नंबर इसका पहला ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है, क्या यह सही है। चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर स्थित होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, क्या यही सही है। सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण में कब क्या होता है, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये चंद्र ग्रहण है, लूनर इक्लिप्स। तो इसमें क्या होता है, सूर्य जो है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रहती है। तो ये कब होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र में ग्रहण पड़ गया। अब देखिए, जब चंद्रमा है तो इस पर क्या है, छाया पड़ रही है पृथ्वी की। ठीक है, इसलिए इसको ग्रहण कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, मतलब कि पृथ्वी पर ग्रहण पड़ रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से, लेकिन इसको हम सूर्य ग्रहण कर देते हैं। इसे याद करना है आपको, इस तरह से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी और भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। अब ये सब मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये खुद भी पढ़ सकते हो और PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति उपग्रह में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो क्या होता है। उसका द्रव्यमान शून्य हो जाता है और लेकिन वजन स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन वजन शून्य हो जाता है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहते हैं और द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाते हैं। अब ये क्या है आंसर इसका, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका आंसर B होगा। आप इसके बारे में पढ़िए, समझिए क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको बताने के लिए समय लगेगा और यहाँ पर हमको तेज़ी से पकड़ते हुए समझते हुए निकलना है। अब आपको यहाँ सीखना क्या है। ठीक है, इसका B ऑप्शन, तो द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन वजन शून्य हो जाता है। तो पहले आपको जैसे बहुत बेसिक में पकड़ना है तो द्रव्यमान के बारे में अच्छे से पढ़िए। बेसिक NCERT में ही मिलेगा, जो बिल्कुल जीरो से बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। वजन शून्य हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति, उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह के प्रकार, एक जो है मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, एक आपके प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह, चंद्रमा। तो ऐसे आपको पता करना है कि ग्रह के साथ साथ जो उसके उपग्रह होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यही चीज़ पढ़नी है। पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कौन से उपग्रह करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मानव निर्मित भी कर लो और जो प्राकृतिक है तो वो तो चंद्रमा है ही है। तो मानव निर्मित में 1 2 जो मेन सैटेलाइट है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सी लॉन्च करी जा रही है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको लगा रखा है, आप इसको चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम, क्योंकि देखिए वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, हमें वीडियो लंबा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप, आज ये पहला दिन है, अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए, हम इस पर जो है सुधार करके, अगर आपको लगेगा कि नहीं सर डिस्कशन में जो ये चीज़ दी हुई है इनको भी पढ़िए, समझिए, समझाइए, तो फिर हम इसको भी पढ़ देंगे। वैसे मैं सोचता हूँ कि तेज़ी से इसको खत्म कर देते हैं। बाकी 2011 से जो हमारे डिटेल एनालिसिस चल रहा है, 2011 से लेकर के 2026 तक का हम करेंगे, जिसमें 2011 और 2012 का कर दिया मैंने।
ठीक है, उस पर हम डिटेलिंग में बात करेंगे क्योंकि वो नए ट्रेंड के अनुसार है, वहां से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। ये तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ भी छूटे ना, ठीक है, और प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, ध्रुवों पर किसी वस्तु, अब ये सवाल तो आपको पता ही है कि थोड़े से बचकाने टाइप के हैं, ये तो सवाल सबको आते हैं, बस यहाँ से हमको सीखना है, रिवीजन करना है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार, क्योंकि एक मन में रहता है, जैसे इंग्लिश मीडियम से हम आगे कैसे निकल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से हमको आगे निकलना है तो हमको क्या करना है, वो 1979 से सारे प्रश्न लगा लेते हैं। हमारे पास 1979 से है ही नहीं हिंदी में, ना कोचिंग मंडी वाले ऐसी मेहनत करके दे रहे हैं और हम लोग भी मेहनत नहीं करते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि इंग्लिश मीडियम में ये सारी पीडीएफ इंग्लिश में है, अब मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करा रहा हूँ दोस्तों। जो कन्वर्ट कर रहा है बड़ी मेहनत कर रहा है दोस्तों, प्लस डिस्क्रिप्शन भी लगाता है, हिंदी में ट्रांसलेट भी करता है, बड़ी मेहनत होती है। तो आप लोग सपोर्ट आप लोगों का नहीं मिलेगा तो ये सीरीज चल नहीं पाएगी। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये सीरीज यहीं पर स्टॉप कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो 1979 से इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? पृथ्वी के आकार का में बदलना, या पृथ्वी के आकार के कारण ऐसा होता है क्या? पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा का आकर्षण अधिकतम होता है, सूर्य का आकर्षण पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक होता है। तो यही प्रश्न आपका यही सही है, डी। आपको पता है कि इस चीज़ तो पता ही होगी कि पृथ्वी जो है हमारी गोल है, जो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है, ठीक है, वैसे तो गोल है लेकिन ध्रुवों पर चपटी हुई है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ देते हैं। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु का भार सीधे तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में बताया, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है। फिर पृथ्वी का आकार, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इस वजह से ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी कम होती है, जिससे वहां गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम करता है और वस्तु का भार बढ़ जाता है, ठीक। ये सीधी सिंपल बात है। अब चौथा नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? लोहा थी कि तांबा था, क्या एल्युमिनियम थी कि सोना था, क्या था? अब आपको पता होगा, कैलकुलिथिक एज के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि इसमें बी ऑप्शन होगा, ठीक है। और आगे दिया हुआ आप इसको पढ़ लेना। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, एथिलीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्या होता है? आप बताइए इसके बारे में, आप मुझको इसके बारे में आंसर बताइए। 5 नंबर का बारे में आप बताइए मुझे, कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर में क्या है? आपका तांबा है, ठीक है। मानव इतिहास में सबसे पहली खोजी और इस्तेमाल की गई धातु तांबा है, कॉपर है। इसका समय काल 10,000 वर्ष पहले नवपाषाण काल में शुरू किया गया था और इसके इतिहास में इसको ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें आपकी मीथेन है, बी नंबर, ठीक है। आपने कमेंट में तो बता ही दिया होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, जिसकी लगभग मात्रा जो है 50% से 75% तक होती है। अन्य गैसें इसमें मीथेन के अलावा कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें भी पाई जाती हैं, ठीक है। उपयोग, अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने और बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है। हमें देखिए पढ़ दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन मेरा दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जो है आपकी सुविधा के लिए आपकी मदद होती रहे, इस कारण से मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है। खैर, पानी की मात्रा वसा से अधिक, प्लाज्मा प्रोटीन से अधिक है, प्रोटीन वसा से अधिक है और वसा प्लाज्मा से कम है। मानव शरीर का मुख्य प्रमुख भाग कौन सा है? अब इसमें से मानव शरीर में कौन सा भाग प्रमुख भाग में, ये कौन सी चीज़ें ये मिलती हैं? ये चीज़ें कैसी किस पे वसा में है? मानव शरीर में जो वसा होती है वो बता रहा है, उसकी बात कर रहे हैं कि पानी की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर पानी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये 6 नंबर, पानी। मानव शरीर की संरचना, एक वयस्क मानव शरीर का लगभग 60 से 70% भाग पानी से बना होता है, ठीक है। यह हमारे शरीर का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा भाग घटक है। प्रश्न में दिए गए उलझाने वाले वाक्यों के बावजूद अंतिम सवाल सीधा यह है कि मानव शरीर में प्रमुख भाग कौन सा है, जिसका उत्तर हमेशा पानी ही होगा, ठीक है। उलझाने की कोशिश करेगा लेकिन उलझना नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न की फ्रेमिंग थोड़ी सी उलझाने वाली है। ये उस समय के पैटर्न के हिसाब से है, लेकिन हम तो आज पकड़ लेंगे ना, कैसा भी प्रश्न हो हमको तो पकड़ना है, तो ये पकड़ लेंगे क्योंकि उस समय का है। लेकिन अब इस तरह के प्रश्न नहीं बनते, लेकिन फिर भी हमको वसा के बारे में पता होना चाहिए, पानी के बारे में पता होना चाहिए, प्लाज्मा के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। आप साइंस की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें आपको ये 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इनको छोड़ना नहीं है, पढ़ते जाना है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं। यहाँ 7 नंबर में डायलिसिस का उपयोग किस रोगी के लिए किया जाता है? ये तो सबको पता होता है, किडनी की परेशानी या किडनी रोगी जो होता है उसको ये चीज़ें की दिक्कत होती है तो डायलिसिस किया जाता है। ये एक तरीके से बाहर से प्रक्रिया, किडनी जो काम करती है शरीर के अंदर रह के काम करती है, उसी को बाहर की तरफ, बाहर हॉस्पिटल में ऐसा कराया जाता है, ठीक है। बाहर से
किडनी जैसा काम करती है। लीवर की परेशानी में, फेफड़ों की परेशानी, ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फेफड़ों की परेशानी कौन कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए। लीवर की परेशानी कौन कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए। किडनी में कौन कौन से रोग होते हैं ये भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आपको ये सब जानकारी होंगी तो आप कैसा भी प्रश्न अब बनाएगा यूपीएससी। देखिए यूपीएससी जब पेपर बनाता है, देखिए हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता हो, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि यूपीएससी किस तरह के प्रश्न बना देगा। बनाएगा कैसे कि वो जब पेपर सेट करता है तो वो पिछले साल के पेपर को देखता है, तो 1979 से लेकर के वर्तमान 2026 तक के पेपरों को उठाएगा, खंगालेगा, उन्हीं में से 50% सवाल उसको जो है ट्रेडिशनल रखने हैं, तो यहीं से उठा के रखेगा कि ये पूछे गए हैं, बस उनके ऑप्शन बदल देगा, पूछेगा एक ही चीज। ठीक है, अब 50% सवाल आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, उसमें भी 50% में, इसमें भी आपके 30% सवाल, 30 से 40% सवाल जो है वो भी बेसिक ही होते हैं। अगर बेसिक समझ आपकी बहुत बेहतरीन है तो आप उसको भी कर लोगे। बाकी सवाल करंट अफेयर से थोड़ा रहते हैं, वो भी एक साल के करंट अफेयर से, उसमें भी बेसिक काफ़ी रहता है। तो बेसिक आपका जो है स्ट्रांग होगा तो कैसा भी सवाल हो, बस बार बार आपको रिवीजन करना है, चीज़ें कैसी भी हों आप आराम से प्रश्नों को कर लोगे। ठीक है, 2026 का पेपर थोड़ा अलग था तो उसको लेकर के परेशानी होना है। ठीक है, तो इसके बारे में ये पॉज करके इसको पढ़िए। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ये देखिए। हाँ, प्रश्न ये, पहले मैं प्रश्न दिखा देता हूँ आपको। ये 6 नंबर प्रश्न था, फिर से पढ़ देता हूँ। पानी की मात्रा वसा से अधिक है, प्लाज्मा प्रोटीन से अधिक है, प्रोटीन वसा से अधिक है और वसा प्लाज्मा से कम है। मानव शरीर का प्रमुख भाग कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका नंबर ये 6 नंबर है, इसके बारे में पढ़ना है, इसको पॉज करके पढ़िए। ठीक है, फिर इसको 7 नंबर, ये आप इसको मैंने पढ़ ही दिया था, इसको भी रोक करके ब्रोंकाइटिस के बारे में आप सर्च करके पढ़ना है ये क्या होता है। ठीक है, इसको भी 7 नंबर के बारे में यहाँ पर रोक करके इसको पॉज करके पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। डॉक्टर नाड़ी मतलब नस की जांच, नाड़ी की जांच किस बात का पता लगाने के लिए करते हैं? तापमान का पता लगाने के लिए, दिल की धड़कन के लिए, रक्तचाप के लिए, श्वसन दर के लिए। तो इसका आंसर होगा दिल की धड़कन के लिए। तो ये उस समय का है, इसको आप पॉज करके यहाँ देख लीजिए क्यों होता है। ठीक है, नहीं आएगा, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर इसको समझा दीजिए तो हम इसकी अलग से डिस्कशन कर देंगे, लेकिन अभी आप बताइए कि कैसी क्लास लग रही है आपको। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें बताइए, क्योंकि ये सिंपल प्रश्न है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आगे प्रश्न आएंगे तो इसमें और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर पूछ रहा है खसरा। अब आपको पहली बात तो खसरा के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। मीजल्स, खसरा होने के कितने दिनों बाद शरीर पर दाने दिखाई देते हैं? अब ये तो बहुत बचकानी फैक्चुअल सवाल है ये पीसीएस में, लेकिन ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी को स्टेट पीसीएस भी बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। तो जब स्टेट पीसीएस फॉलो कर रहा है तो हमको उनको छोड़ना नहीं है। आप स्टेट पीसीएस के पेपर दे रहे हो तो इसको भी तैयारी आपको करते रहना है। ठीक है, तो इसके आंसर जो है आप इसको देख लीजिए, 1 सप्ताह इसका समय जहाँ तक होगा। ठीक है, इसको आप रखिए, सॉरी 1 सप्ताह नहीं है, 4 दिन है। ठीक है, वैसे 1 सप्ताह ही है, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, खसरे के वायरस के संक्रमित होने के शुरुआती 7 से 14 दिनों के तक कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। ठीक है, इन्हें इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बाकी इसको 4 यहाँ पर शुरुआती लक्षणों बुखार आदि के शुरू होने से 3 से 5 दिन, औसतन 4 दिन का शरीर पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। ये दाने सबसे पहले चेहरे और कानों के पीछे से शुरू होकर पूरे शरीर पर फैलते हैं। तो एक तरीके से 4 दिन ही होगा। ठीक है, 1 सप्ताह ना मान के 4 दिन मान लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रोगाणु रोधी गतिविधि के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, बी, सी और डी। इसमें आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि आपको विटामिन सी, आपको पता है कि जब आप कोरोना हुआ तो लोग कह रहे थे विटामिन सी वाली चीज़ें खाइए, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बूस्ट करेगी। तो वही रोगाणु रोधक गतिविधि के लिए तो विटामिन सी होगा। इसके बारे में पॉज करके आप इसको पढ़िए। ठीक है, 10 नंबर विकल्प। फिर 11 नंबर पर चलते हैं। खुले तालाब का पानी भीषण गर्मी में भी ठंडा रहता है, ऐसा क्यों होता है? जल के निरंतर वाष्पीकरण कारण है, यही कारण है। आपको पता है कि जब जल है, मान लो ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, जब वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा कि जल वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, तो इसके अणु जब ऊपर निकल गए तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा, ऊपर का गर्म पानी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर ठंडा रहता है। ठीक है, बाहर की वातावरण की अपेक्षा यहाँ पर ठंडा लगेगा, तो जल का निरंतर वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में भी आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक है, आगे चलते हैं। आप कार में यात्रा कर रहे हैं और अचानक आंधी तूफान आ जाता है, तो आपका क्या होगा? मतलब आप क्या करेंगे? गाड़ी रोकें, उससे बाहर निकलें और खेत में लेट जाएं। अब जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हो वहाँ खेती मिले, खेत नहीं मिलेगा तब क्या होगा? पेड़ के नीचे खड़े हो जाए, ये तो बेहुदा बात हो गई। आप ऐसा करोगे क्या? ये तो उल्टी बात हो गई। पास के किसी लकड़ी के खंभे के पास जाओ और उससे चिपक जाओ, ऐसा तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ ही व्यक्ति करेगा। कार में सीधे लेट जाए, तो सबसे सुरक्षा यही है कि एक तो कार के अंदर हूँ हम। ठीक है, ये मान लो कार है, ठीक, ये कार है, आप इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे?
यहीं पर ही बैठे रहेंगे और इसको सीट बेल्ट को या सीट कार में ही लेट जाएंगे एक तरीके से। ये क्वेश्चन ऐसा है। तो मान लो आंधी आएगी, तूफान आएगी, तो उससे क्या होगा, आपको सुरक्षा भी मिलेगी और जो बिजली अगर ऊपर गिरती है तो वो कार की बॉडी पर ही आकर के और नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रश्न है। इसको पॉज करके आप इसको देख लेना। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, कार में सीधे लेट जाएं। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। तो इसका नियम क्या, फैराडे पिंजरा, इसको बोलते हैं फैराडे केज। एक बंद धातु की कार बिजली कड़कने के दौरान पिंजरे की तरह काम करती है। यदि बिजली कार पर गिरती भी है तो वह कार की बाहरी धातु की बॉडी से होते हुए सीधे जमीन में चली जाती है, अर्थिंग हो जाती है और अंदर बैठे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, पेड़ या खंभे का खतरा, ये सब आप पढ़ लेना, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप फैराडे पिंजरा के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार पदार्थ कौन सा है, तो इसके बारे में आपको पता है, धुआं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो है ही है, लेकिन धुएं में ये सब होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, जिम्मेदार, सबसे अधिक जिम्मेदार कारक यही है। यदि एक कमरे में बहुत सारे लोग बंद हों तो ऑक्सीजन घटती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग बंद हो जाएंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, एक ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। तो ऑक्सीजन मेरे हिसाब से एक ही होना चाहिए। बाकी और ऑप्शन है कि ऑक्सीजन बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड घटती है, ये तो उल्टी बात हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कमी आती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में वृद्धि हुई है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका 13 नंबर का आंसर ये है, तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, और 14 नंबर का आंसर ये है इसके बारे में, क्योंकि मैंने ये सब अलग लगा रखा है, तो इसके बारे में आप रोक करके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा में रिहाई होती है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आपको पता है कि पेड़ के नीचे सोने में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, आपको पता है दिन में क्या होता है पेड़ में, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, दिन में सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो दिन के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रात में क्या करते हैं, पेड़ में क्या करते हैं, पेड़ रात में CO2 छोड़ता है, जो दिन भर ऑक्सीजन CO2 बाहर से लिए वो रात में छोड़ता है। ठीक है, तो ऐसा करता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसके डिटेलिंग में पढ़ना हो तो इसको पढ़ सकते हो। बाकी 16 नंबर प्रश्न ये है, इसको पढ़िए। उच्च पौधे का मतलब लंबे पौधे या बड़े पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, केवल नाइट्रेट के रूप में, केवल नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, केवल नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, किस रूप में होते हैं, इसका आंसर आप बताइए मुझे। ठीक है, बीच बीच में अवेयर रहना है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप जो है 15 नंबर का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सही है। 16 नंबर का आंसर में दिखा देता है, नाइट्रेट अमोनिया C नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको रोक करके पॉज करके बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 17 नंबर है, समुद्र में पाए जाने वाले हरे पौधे मछलियों के श्वसन के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि अब मछलियां हैं तो सांस लेंगी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होगा, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़िए प्रश्न को फिर से। समुद्र में पाए जाने वाले हरे पौधे होंगे तो क्या करेगा, सूर्य की रोशनी लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो मछलियों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, वे ऑक्सीजन एक साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उत्सर्जित करते हैं। वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब आप बताइए इनमें से आंसर क्या होगा, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, आप बताइए। इसका आंसर ए ही होगा, इसको पॉज करके आपको रोकना है, बताते रहना दोस्तों, मैं पूछ लूंगा बीच में भी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, जानवरों के पीठ पर मौजूद धारियां किस बात का संकेत करती हैं, किस बात का संकेत है, संभोग की आदत का, भोजन की आदत का, गुफा में निवास करने का, त्वचा के रंग का आसपास के वातावरण से मेल खाना। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए आंसर, क्योंकि आप देखते हैं जैसे जेब्रा है, बाघ है, इनका कलर वहाँ के वातावरण में, जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार के वहाँ पर जंगल मिलते हैं, उस तरह से इनका त्वचा होती है, तो ये कहीं पर छिपने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसे नेचर ने उनको ऐसा सिस्टम बना रखा है कि उनकी धारियाँ दे रखी हैं, जेब्रा में, बाघ में आप देख सकते हो, तो वो कहीं छुप जाते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि ये घास फूस के बीच में छुप गए, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं ये जिसको नेचर ने ऐसा सिस्टम दे रखा है, तो इसका आंसर डी होगा। इसको पॉज करके आपको पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कैमोफ्लेज, छलावरण। जानवरों के पीठ या शरीर पर मौजूद धारियाँ जैसे बाघ या जेब्रा में उन्हें अपने आसपास के वातावरण, घास, झाड़ियाँ, पेड़ों की परछाई में छिपने में मदद करती है। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए संतुलित उर्वरक है, ठीक है, कौन सा है, यूरिया है, अमोनिया सल्फेट है, नाइट्रेट है, खाद है। मेरे हिसाब से खाद होगा, और क्यों होगा इसके बारे में आप बताइए। कंपोस्ट, मैन्यूर, इसके बारे में पॉज करके पढ़िए। 19 नंबर। 20 नंबर में पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, टाइफाइड, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन में 3 चीज़ें आती हैं, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए इंजेक्शन लगता है, बाकी टाइफाइड के लिए नहीं लगता। टाइफाइड के लिए सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये होता है, तो इसका अलग से आपको पता है, टाइफाइड हो जाता है तो अलग से हम लोग
क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में 20 नंबर है, इसको पॉज करके पढ़िए। डिप्थीरिया, काली खांसी, वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस और टेटनेस, ये 3 के लिए जो है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। बाकी टाइफाइड के लिए अलग से टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, ये अलग होती है। बाकी 15 नंबर जो क्वेश्चन, 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके लिए यहाँ पर पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। गायों में दूध ज्वर किसके अभाव के कारण होता है? अब देखिए, दूध ज्वर कह रहा है, मिल्क कह रहा है, मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस से इसको लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। बाकी आप फास्फेट के बारे में आप पढ़िए, कैल्शियम के बारे में पढ़िए, लोहा के बारे में थोड़ा सा देखिए क्या होता है, आयोडीन के बारे में पढ़िए, ठीक। बाकी 22 नंबर, मुर्गे द्वारा अंडे सेने के बाद चूजे कितने समय में अंडे से बाहर आ जाते हैं? 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद। तो इसमें 21 दिन होता है, मतलब 3 सप्ताह, 7 त्रिक 21, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसको पॉज करके देखिए, ये 21 नंबर का है, आप 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पढ़िए, दूध ज्वर किसके अभाव के कारण होता है? तो ये आपका 21 नंबर है। फिर आपका 22 नंबर, मुर्गी द्वारा अंडे सेने, ये चूजे कितने समय में अंडे से बाहर आ जाते हैं, इसके बारे में आपको 22 नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक। फिर हम चलते हैं 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? अब ये तो सिंपल है, सागौन बढ़ता है कि यूकेलिप्टिस बढ़ता है कि बरगद बढ़ता है कि नारियल? आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर। ये तो सिंपल है, सफ़ेदा जिसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में हमारे यूपी बिहार में, तो यूकेलिप्टिस इसका एक आंसर होगा। ये तो बहुत बच्चों जैसे सवाल है, लेकिन फिर भी उस समय इसी में कंपटीशन हुआ करता था, यही लोग नहीं बता पाते थे। लेकिन आज के समय में आपको हल्का लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में अब आपको सागौन के बारे में पढ़ना है, बरगद के बारे में पढ़ना है, नारियल के बारे में, यही घुमा करके यूपीएससी अब भी प्रश्न रखेगा, ठीक है। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? एंटीबॉडी में कमी आती है, प्रतिजन में वृद्धि होती है, एंटीबॉडी में वृद्धि होती है, कोई बदलाव नहीं होता, एंटीबॉडी में कमी आती है। आपको पता है कि जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स में कमी आती है तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। 23 का आंसर आपको पता होना चाहिए यूकेलिप्टिस, और 24 का आंसर यहाँ पर ये दिया हुआ है, एंटीबॉडी में कमी, ठीक। तो यहाँ पता है, इसको पढ़ लीजिए। श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये कोशिकाएं हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का मुख्य हिस्सा होते हैं। इसमें मौजूद बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं विशेष रूप से एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेना है, इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है, इसके डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत अच्छी क्लास मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत अच्छी बना पाया हूँ, लेकिन फिर भी इससे भी बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी, आप परेशान मत होना, ठीक है। असर क्या होता है, जब शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं की कमी हो जाती है तो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी का उत्पादन भी कम हो जाता है। इसके परिणाम से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। पता नहीं। 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक बोला था कि 25-25 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। हमको बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करनी है और कॉन्फिडेंस बना के रखना दोस्तों, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। 2027 आपका एग्जाम, मेरे बताए हुए रास्ते से आप चलेंगे तो आपको गारंटी है कि आपका एग्जाम निकलेगा, बस आपको पढ़ते रहना है। अब मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि भाई मैं सिलेक्ट करा ही दूंगा, ठीक है, मेहनत तो आपको ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, भारत के लोग एनीमिया किस कारण से होता है? महिलाओं में ज़्यादातर होता है, क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। एनीमिया से पीड़ित है जिसका कारण पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है। क्यों होता है? लोहा के कारण, आयोडीन के कारण, कैल्शियम के कारण, पोटेशियम के कारण, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एनीमिया से पीड़ित है जिसका कारण पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ए मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा, बाकी आप पढ़ लीजिए इसको, ए ही है, ठीक है। एनीमिया ये शरीर में खून हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। आयरन की भूमिका, हमारे शरीर में आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन यानी लोहे की जरूरत होती है। जब खाने में आयरन की कमी होती है तो शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, जिससे व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। भारत में विशेषकर महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी होने वाला एनीमिया बहुत आम है, ठीक है। सिंपल है प्रश्न, ठीक है। तो इतने प्रश्नों को जो है दोस्तों बढ़िया से रिवीजन करिए, इसके पॉज करके आंसर पढ़िए। कुछ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप इसका जो मैं ये डिस्कशन जो सामने दिख रहा है आपको लग रहा है कि इसको भी मुझे बहुत अच्छे से डिटेल में बताना चाहिए, तो आप इसको कमेंट करके बताना, तो मैं इसके बारे में और अच्छे से जो है बता दूंगा। बाकी मैंने जो अभी तक पढ़ाया है, समझाया है, इसी तरीके से हमको पढ़ना है, तरीका हमने बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई कमी समझ में आ रही हो तो आप मुझे बताइए, तो इसके बारे में और बेहतर तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ये बहुत मेहनत करके बनाई जा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। क्योंकि इसको टाइप करना, क्योंकि इंग्लिश में ही पूरी पीडीएफ है, आप देख लीजिए कहीं पर हिंदी माध्यम में नहीं उपलब्ध है, ठीक है। ना कोई मेहनत करना चाहता, कोचिंग मंडी में भी कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, सब चाहते हैं कि हमारे फॉलोवर बढ़ जाएँ, हमें पैसा मिल जाए। हम तो आपके लिए फ्री में ही सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ ये है कि फ्यूचर में कभी लगेगा कि टाइपिंग वगैरह करा करके हम ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा ले लेंगे, या हो सकता है कोई बुक छापे तो उसमें जरूर पैसा थोड़ा बहुत ले सकते हैं, क्योंकि फ्री में तो हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी
अभी जब तक उपलब्ध है तब तक आप लोग बढ़िया से मदद आपको मिलती रहेगी। तो इंग्लिश में है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना, टाइप करना, लिखना, उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह जोड़ना तो बड़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग कम से कम अच्छे से देखिए, अगर देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बाकी और कोई चीज़ नहीं है, बस आप लोग पढ़िए मन लगा करके, बस आप लोग IAS बन जाओगे तो बहुत खुशी होगी दोस्तों, ठीक है। बाकी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप लोग मेहनत करिए, बस ये है कि हमारे यहाँ से मदद मिली, बस इतना बोल देंगे तो बस इतने में ही मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, ठीक है। तो यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।